दोस्तों नमस्कार। मैं आपका चिरपरिचित चेहरा जय कुमार गुप्ता। थोड़ा मैं आपके सामने आने में समय लग गया क्योंकि घर में एक ऐसी ही दुखद घटना हो गई थी। मेरे बड़े भाई श्री कृष्ण कुमार गुप्ता परलोक सिधार गए थे, तो उसमें मुझे 14-15 दिन वहाँ रहना पड़ा और उस सदमे से निकलने में थोड़ा समय लगा। आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक नई चीज लेकर के। एक मैंने एनालिसिस बनाया भाई, पार्टी कौन ऊपर उठी है, कौन नीचे गई है, कैसे हुआ, वो कैसे ऊपर उठे, कैसे नीचे गए। मैं आपको 1977 से बताता हूँ क्योंकि उससे पहले तो लगातार कांग्रेस ही राज में थे। 1977 में पहली बारी कांग्रेस राज्य से बाहर हुई थी। उस टाइम नैरेटिव था फैमिली प्लानिंग, नैरेटिव था इमरजेंसी में नैरेटिव था भी एक्सेस हुआ और फैमिली प्लानिंग में भी एक्सेस हुआ। उस नैरेटिव पे इलेक्शन लड़ा गया और कांग्रेस के सामने जितने भारतवर्ष में धुरंधर थे, चाहे वो जयप्रकाश नारायण जी थे, मोरारजी देसाई जी थे, चंद्रशेखर जी थे, जगजीवन राम जी थे, एच.एन. बहुगुणा थे, जनसंघ जो पार्टी थी पूरी पूरी वो थी, अटल बिहारी वाजपेयी, एल के अडवाणी, बलराज मधोक, मुरली मनोहर जोशी और जितने भी चौधरी देवीलाल, जितने भी पूरे भारतवर्ष के अंदर 100 कारण विपक्ष नेता थे, उनका एक समूह बना था और उसका नाम जनता पार्टी रखा गया था। कांग्रेस के सामने उन्होंने इलेक्शन लड़ा और आप ये देखिएगा जिस इलेक्शन के अंदर उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके पुत्र स्वर्गीय श्री संजय गांधी भी इलेक्शन हार गए थे, फिर भी लोगों ने कांग्रेस में एक फेज दिखाया और उस समय जनता पार्टी जो पूरे पूरे भारत के अंदर से हर पार्टी मिली हुई थी, चाहे वो साउथ में करुणानिधि हो, चाहे आपके आंध्र प्रदेश हो, केरल हो, आसाम हो, चाहे उड़ीसा बिजू पटनायक जी हो, कुछ भी हो, सब खिलाफ थे, तो भी कांग्रेस को 154 सीटें आई थी। 100 और जनता दल को 295 सीट आई थी। तो उसमें 34% वोट, 34.5% वोट कांग्रेस को मिली थी। इतना सब वो होने के बाद भी कांग्रेस को लोगों ने छोड़ा नहीं था। इंदिरा जी का, संजय जी का एक पर्सनल, उससे लोग थोड़े नाराज थे, तो कुछ यूपी से इलेक्शन लड़ रहे थे, सारे नेता यूपी के ही थे, सबने इकट्ठे होकर उनको हराया था। मगर इतनी हार के बावजूद भी और उसके बाद जो असली कांग्रेस, जो कांग्रेस थी, उन्होंने इंदिरा जी को, संजय जी को कांग्रेस से निकाल दिया था। उस समय के प्रेसिडेंट थे के ब्रह्मानंद रेड्डी। उन्होंने सबके मिलके उनको एक ब्लेम दिया, इनके कारण कांग्रेस का ये हुआ, उन्होंने निकाल दिया था। मगर उन लोगों ने हौसला रखा और हिम्मत करी, हिम्मत करके उन्होंने एक कांग्रेस आई बनाई और सड़क पे आ गए, लोगों में चले गए। जिस जिस एरिया में उनको वोट कम मिली थी, उस एरिया को ज्यादा उन्होंने जाके संभाला। उसका नतीजा क्या हुआ कि ये जो समूह बना था, बात बात के लोग इधर से उधर से उधर से उधर, जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं मिलती थी, कुछ नहीं मिलता था, जिनके कोई विचार नहीं मिलते थे, जिनका कोई एम नहीं था, जिनका एक ही एम था कांग्रेस को बाहर करना है या इंदिरा जी को बाहर करना है, वो आपस में लड़ गए। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद 1980 में फिर इलेक्शन हुआ। उसी जनता ने, भारतवर्ष की जनता ने इलेक्शन के अंदर कांग्रेस को 353 सीटें दी और उसी जनता पार्टी को 41 सीटें दी। अब क्योंकि ये क्यों पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल सिर्फ इसलिए हुआ कि इंदिरा जी ने कांग्रेस को मोटिवेट किया। पूरे भारतवर्ष से जो यूथ कांग्रेस के लोग थे, सेवा दल के लोग थे, एनएसयूआई के लोग थे, उनको सबको मोटिवेट किया कि आप डिसहार्टेड ना हो, मैं आपके साथ हूं और हम सड़क पे उतरेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे, लोगों की समस्या को लेके जाएंगे। वो चीज काम करी।
उनका पहले के काम का विश्वास था ही, तो वो चीज काम करी और वो इतनी जबरदस्त मेजोरिटी से वो दोबारा, मतलब आप समझो कि 2.5 साल में ही दोबारा पावर में आ गई। जो खुद इलेक्शन हार गई हो, उस 77 में यहाँ तक लोग कहने लगे थे कांग्रेसी दिखाओ, 100 रुपए ले, कांग्रेसी दिखाओ, ये चीज लो। मतलब जिस कांग्रेस का ये लोगों ने पूरा हल कर दिया था, उसी कांग्रेस को लोगों ने फिर इतनी अच्छी सीटों से, अच्छे परसेंटेज ऑफ वोटों से और पूरे भारत के चारों तरफ लोगों से बहुत बढ़िया सरकार बनी। जबकि वो हारने के बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो जीत के आई। जीत के आने के बाद में फिर भी जनता पार्टी वालों ने उनको डिस्क्वालीफाई किया ब्लेम लगा करके, मगर वो फिर भी हिम्मत नहीं हारी, आ गई। अब उन्होंने फिर देश में काम करना शुरू किया, लोगों को लगा भाई हमारे से गलती हो गई थी, और एक दुगनी मेहनत से काम करना शुरू किया। मगर थोड़े दिन के बाद ही जून में जो संजय गांधी जी थे वो एक विमान दुर्घटना में चल बसे, वो फिर एक सदमा लगा उनको। मगर उस सदमे में भी वो देश के प्रति अपनी वफादारी को नहीं भूली। उस सदमे के उसमें भी वो देश के बारे में हमेशा सोचती रही। किया काम, हमारे देश के अंदर जैसा सबको पता है कि आतंकवाद आ गया पंजाब का आतंकवाद आने से तो एक बहुत बड़ी असंतोष फैल गया, जिसका उन्होंने एक बहुत निर्णायक निर्णय लिया और वो उसको खत्म करने का तो हुआ, मगर उससे क्या हुआ कि एक कम्युनिटी उनसे नाराज हो गई और वो कम्युनिटी रोष में आकर के, धार्मिक रोष में आकर के उन्होंने इंदिरा गांधी जी की नृशंस हत्या कर दी। फिर कांग्रेस में ये हो गया, भी वैक्यूम हो गया, कोई लीडर नहीं है। राजीव जी ने ओथ ली, फिर इलेक्शन कराया, उसके बाद फिर लोगों ने फेथ कांग्रेस में दिखाया और इतनी जबरदस्त मेजोरिटी आई कि 415 सीटें आ गई। और जो आज रूलिंग पार्टी है बीजेपी, इसका तो कहीं नामो निशान नहीं था। 2 सीटें आई थी, वो भी अन्य में लिखी गई थी। नेशनल पार्टी होते हुए भी इनका लिस्ट में नाम नहीं आया था, अन्य में 2 सीटें बनाई गई थी। अजीत जी ने बहुत काम किए, लगे रहे। अब क्या होता है, काम होता है तो कुछ नैरेटिव बनता है। फिर कुछ कांग्रेस में ही ऐसे कुछ लोग थे जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, उन्होंने धोखा दिया। वो वीपी सिंह थे, अरुण नेहरू थे, जो आजकल केरल के गवर्नर हैं, ये थे, और कई लोग थे जो कांग्रेस को छोड़ के चले गए और उन्होंने फिर एक संयुक्त दल बना लिया और उन्होंने इलेक्शन लड़ा। फिर वही खिचड़ी बन गई, वही भांत भांत के लोग मिल गए और जिनकी विचारधारा नहीं मिलती थी आपस में। उसके बाद भी कांग्रेस 89 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आई थी। कांग्रेस को उसके बावजूद भी, सब इकट्ठे होने के बावजूद भी कांग्रेस को सीटें मिली थी 197। मगर जब राष्ट्रपति जी ने राजीव जी को कहा कि आप ओथ लीजिएगा, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें लोगों का मैंडेट नहीं है, हमें लोगों ने मेजोरिटी नहीं दी है, तो इसलिए हम ओथ नहीं लेंगे, हम विपक्ष में बैठेंगे। चाहते तो ओथ ले सकते थे, चाहते तो लोगों को मिला सकते थे, सबका अपनी अपनी डिमांड होती है, डिमांड पूरी कर दो, मिल जाते। पर उन्होंने देश के बारे में सोचते हुए यही सोचा कि भाई मुझे ओथ नहीं लेनी चाहिए। अब इसमें जो बात बताने वाली है कि बीजेपी के 2 सीट 84 में आई थी, 89 के अंदर बीजेपी 85 सीट पे पहुंच गई, यानी कि 2 सीट थी जिसका नाम भी नहीं आया था, वो 85 सीट पे आ गई। कैसे आ गई सोचो। वो क्यों आ गई कि वो 2 सीट पे आने के बाद, जैसे इंदिरा जी डिसार्टेड नहीं हुई थी 77 में और मेहनत करके सड़कों पे आकर के 2.5 साल के बाद सरकार बना ली थी, वही चीज उन्होंने देखा, उन्होंने सीखा कि इंदिरा जी ने क्या किया।
उस चीज को पकड़ के उन्होंने मेहनत करनी शुरू करी। वो लोग घर नहीं बैठे और लोगों के बीच में चले गए, लोगों के मुद्दे उठाए, हर दिन हर पल लोगों के बीच में रहे, सड़कों पे रहे और लोगों को लगा कि भी ये लोग वाकई काम करने वाले हैं। एक उन्होंने इंप्रेशन दे दिया तो वो 2 सीट से 85 पे पहुंच गए। अब उसके बाद वो सरकार चलनी नहीं थी, जैसा 77 में हुआ था। आपस में उनके झगड़े हो गए, सबके अपने अपने मुद्दे थे, सबके अपने अपनी चॉइस थी। किसी को सिर्फ राज ही करने आना था, किसी को अपना अपने लोगों को सेट करना था, किसी को पैसे कमाने थे। इस सब चीजों को देखते हुए जैसे हरियाणा के अंदर था कि चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर बने देवीलाल जी को हटा के, अब यहाँ पे बहुत झगड़े हुए, चीफ मिनिस्ट्री ये वो ऐसे ही जगह जगह हुआ तो वो सरकार गिर गई। 91 में फिर इलेक्शन हो गया और लोगों को लगा कि तो कांग्रेस को लाना ही है, ये तो 2 बार ट्राई कर लिया, नहीं बात बनती। 91 में फिर इलेक्शन हुआ। 91 के करीब 6-7 फेज में हुआ था, करीब 5 फेज हो गए थे तो राजीव जी की हत्या हो गई। सुसाइडल बम, एक लड़की आई, वो अपने बम बांध के उनकी हत्या कर दी। तो उसके बावजूद भी आपको बताऊं कि कांग्रेस को 244 सीट मिली थी और बीजेपी को 120। कांग्रेस को 244 मिली वो तो ठीक है, मगर 120 बीजेपी, 2 से 85, 85 से 120 वो लगातार बढ़ रही है। क्योंकि जो कांग्रेस की पॉलिसी होती थी, जो इंदिरा जी के टाइम में होती थी पॉलिसी, वो उन्होंने वो रास्ता पकड़ लिया था कि कैसे लोगों में जाया जाता है, कैसे इलेक्शन जीता जाता है। जबकि कांग्रेस को 89 में भी परसेंटेज वाइज देखो तो जब 85 सीट है बीजेपी की, कांग्रेस की 197 है। अभी देखो कि यहाँ 244 सीट कांग्रेस को आई, कांग्रेस को 10 करोड़ 12 लाख वोट आई, इनको 120 आई तो इनको ही 5 करोड़ 58 लाख वोट आई। परसेंटेज में बीजेपी को मिली 20% और कांग्रेस को मिली 36%। तो बीजेपी लगातार बढ़ती रही, वो लगातार बढ़ती रही और आगे उसको उनको रास्ता दिख गया था कि इंदिरा गांधी कैसे 80 में सरकार में 2.5 साल में आ गई थी। उनको लोगों ने उस पकड़नी शुरू कर दी, अपने वर्कर टीम बढ़ानी शुरू कर दी। कांग्रेस के अंदर क्या हुआ कि जो हमारे काडर था, यूथ कांग्रेस था, एनएसयूआई थी, सेवा दल था, महिला था और अन्य थे, उनको सबको बुला दिया और अपने आप में लगे कि राजीव जी चले गए थे, राजीव जी तो देखते थे। अब उससे क्या होता है, ये हमारी ये चीजें रहती हैं तो हमारे वर्करों को सबको टिकट नहीं दे सकते, सबको मंत्री नहीं बना सकते। तो किसी को सेवा दल में कुछ वो सीट दे दी, किसी को यूथ कांग्रेस में सीट दे दी, किसी को कहीं दे दी, लोग एडजस्ट हो जाते थे और लोग एक होप में लगे रहते थे। जब हमारी ये चीज सब खत्म हो गई तो लोग एडजस्ट होने बंद हो गए और लोग हताश हो गए, अभी यहाँ तो कुछ रहा ही नहीं। वो हताश होकर के फिर दूसरी पार्टी में लगने लग गए, यहाँ डाउन चलना शुरू हो गया, उधर बढ़ना शुरू हो गया, तो बीजेपी बढ़ती चली गई। अब 96 के बाद फिर क्या हुआ, कांग्रेस जो नेशनल पार्टी है, जो 77 में खुद लड़ी थी, 80 में भी खुद लड़ी, 89 में भी खुद लड़ी, 91 के बाद जब नरसिम्हा राव जी थे, स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे और कांग्रेस प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने समझौते करने शुरू कर दिए। यूपी में इलेक्शन है भाई, हम समझौता कर लेते हैं, किससे कर लेते हैं, बीएसपी से कर लेते हैं, किससे कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी से कर लेते हैं। जो पार्टियां जुम्मा कल पैदा हुई थी उनको हम अपने बराबर बढ़ाने लग गए और समझौते करने लग गए। अब जहां समझौते में उनको सीटें मिल गई तो कांग्रेस का वर्कर तो कहे यार हमने सारी उम्र होकर काम करते हुए और आज समझौते में सीट वहां चलेगी, इनको तो हम वोट नहीं दे सकते। तो वो वर्कर निराश हो करके दाएं बाएं जाने लग गया। उसका इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा कि आज यूपी और बिहार जैसी जगह पर जहां से कांग्रेस ही कांग्रेस थी, आज हमारा खाता खुलना मुश्किल हो जाता है। बंगाल जहां सिद्धार्थ शंकर रहे वर्ग, पीसी रॉय वर्ग चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जहां पर कम्युनिस्टों को उभरने नहीं दिया गया था, आज खाता नहीं खुल रहा हमारा। दिल्ली
जहां 15 साल शीला दीक्षित जी ने दिल्ली का फेस चेंज कर दिया था, अब दिल्ली में कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा। मतलब ये सिर्फ कारण क्या हुआ कि वर्कर को एक तो जो वो रेस्पेक्ट नहीं मिली, रेस्पेक्ट इन द सेंस कि हमने जो हमारी अलग अलग चीजें थी, संस्थाएं थी, यूथ कांग्रेस वगैरह, वो ध्यान नहीं दिया उन पे, और ध्यान नहीं दिया तो हमारे लोग एडजस्ट नहीं हो पाए, और नए जो आते हैं उनको कोई जगह नहीं दिलाने की, तो नए हमारे पास ज्वाइन नहीं करे। एक तो वो हो गया। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि जो समझौते करने लग गए हम पार्टियों से, उससे क्या हुआ कि कहीं हमारा एक आदमी है, बड़ी मेहनत करके वो तैयारी कर रखी है इलेक्शन की, मगर समझौते में वो सीट किसी और को चली गई, तो वो फिर दाएं बाएं चले गए, और जो चला गया जिसको जहां दूसरी इज्जत मिल गई तो वो लौट के नहीं आया। तो हमारी हर बारी हम नीचे 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 जाना शुरू हो गए। 96 में आपको बताऊं कि 96 में बीजेपी की 161 सीट आई और कांग्रेस की 140 आई। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात देखो, कांग्रेस की 140 सीट होते हुए, यानी कि 21 सीट कम होते हुए भी वोट 28.8% थी। बीजेपी की 21 सीट फालतू होते हुए भी वोट परसेंटेज 20.29 थी। कितनी बड़ी, मतलब हमारे लोग इंटैक्ट हैं, मगर जिस एरिया में हमने समझौते कर लिए वहां के लोग हमारे दाएं बाएं हो गए। हमारी परसेंटेज तो बढ़ी रही मगर सीटें कम होती चली गई, वहां हमारी सीटें साफ हो गई सारी की सारी। तो 96 में हुआ, फिर 98 में भी वही हुआ। 98 में बीजेपी की 182 आई और कांग्रेस की 141 आई, जबकि बीजेपी की 182 सीट होते हुए भी 9,42,66,000 वोट आई। हमारी 141 होते हुए भी 41 सीटें कम होते हुए भी कांग्रेस की 9,51,11,000 वोट आई। यानी कि कांग्रेस की इनसे फिर भी 9 लाख वोट फालतू आई, और सीटें कितनी कम थी। इससे फिर वो इंडिकेट होता है कि हमारा जिस एरिया में समझौते कर लिए, जिस एरिया को नेगलेक्ट कर दिया हमने, उस एरिया में हमारा वर्कर निराश हो करके दाएं बाएं जाने लग गया, और हमने उनका ध्यान नहीं दिया। जा रहा है जाने दो, मतलब कोई एक कंट्रोल नहीं रहा। उसके बाद 2000 में जब इलेक्शन हुआ, तब तक सोनिया जी प्रेसिडेंट बन चुकी थी। उन्होंने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि हाउस वाइफ रही थी हमेशा, कभी इंटरेस्ट नहीं लिया था। मगर जब कांग्रेस का ही देखा बुरा हाल हो रहा है, कुछ लोगों ने कहा, तो बड़े अनमने मन से आई, कुछ शुरू किया। तो 2000 में इलेक्शन हुआ, कारगिल युद्ध हो चुका था, कारगिल का एक नाम हो चुका था वाजपेयी के फेवर के अंदर। एक वाजपेयी का अपना करिश्मा था, एक अपना चेहरा था। तो उसके बावजूद भी कांग्रेस 114 सीट पे पहुंच गई, और भाजपा 182 सीट पे पहुंच गई। परसेंटेज में फिर कांग्रेस ऊपर थी, 114 सीट पे होते हुए 28% वोट आई कांग्रेस को, और बीजेपी को है 23% वोट। मगर थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान देने लगे। कुछ इलेक्शन नैरेटिव होते हैं, जैसे 89 में नैरेटिव बना दिया था इन्होंने, जो राजीव जी की सीटें कम हुई, अच्छा काम होते हुए भी। क्या थे नैरेटिव? शाबानो, बोफर्स, और उसको बड़े अच्छे से वीपी सिंह जिसकी एक साख थी, यूपीएम चीफ मिनिस्टर रहे, और या राजीव जी के साथ में वो वित्त मंत्री रहे। थोड़ा लोगों में साख थी उनकी, जो बोलते थे लोग ठीक बोल रहा है। उसके बावजूद भी राजीव जी की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आई थी। सन 2000 में भी नैरेटिव बन गया कारगिल, और एक वाजपेयी जी का भी एक चेहरा था, क्योंकि वाजपेयी जी ने, जो इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था अभी एक बहुत अच्छा वो है, और उसने भी कहा था कि इंदिरा जी देवी की मूर्ति है बांग्लादेश विल के बाद। और नरसिम्हा राव के टाइम में भी इनको भेजा गया था यूएनओ में। राजीव जी ने भी जब बीमार हुए थे तो वाजपेयी जी को सरकारी खर्चे पे ठीक इलाज के लिए भेजा था। तो उनका एक इमेज था और कारगिल युद्ध का नैरेटिव था। उसके बावजूद भी सोनिया जी ने नया नया संभाला था, क्योंकि उससे पहले ये आपके सीताराम केसरी जी थे, उनसे नहीं संभल रहा था। उससे पहले नरसिम्हा राव जी थे,
वो प्राइम मिनिस्टर भी थे तो ये ध्यान नहीं दे पाते थे। इन्होंने संभाला, वोट परसेंटेज हमारी बढ़ी, सीटें नहीं बढ़ पाई। उसके बाद 2004 आया, 2004 तक सोनिया जी करीब पूरी हो गई थी, तो इन्होंने उस टाइम 145 सीट कांग्रेस को दिलवाई। वोट आई 10 करोड़ 34 लाख, और बीजेपी को सीट आई, यानी कि ये सीटें हैं एनडीए की, एनडीए को सीटें आई 182। तो उस टाइम क्या हुआ था कि वाजपेयी जी का एक तो ये था भी इंडिया शाइनिंग चल रहा था, मगर उस टाइम फेस वाजपेयी जी नहीं थे, उस टाइम फेस थे अडवाणी जी। उस फेस को लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया, सोनिया जी पे विश्वास किया, क्योंकि राजीव जी ने भी जो कहा था वो हुआ, इंदिरा जी ने जो कहा था वो हुआ, तो ये आई तो कभी जो ये जो कह रही है वो होगा, और उधर वो चेहरा एक्सेप्टेबल नहीं था लोगों को, तो सोनिया जी पे विश्वास करते हुए इनको वोट दी। कांग्रेस चली, मगर कांग्रेस चली तो सही, मगर इन्होंने फिर भी उस पर विश्वास, उस पर वो नहीं किया भाई हमें नीचे भी अपने सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर तैयार करनी चाहिए, ताकि कुछ लोग आउट होते रहते हैं तो उसकी जगह गैप भरता रहे। मगर काम बहुत अच्छे हुए, तो काम अच्छे हुए तो 2009 में फिर एक मनमोहन सिंह, क्योंकि सोनिया जी ने त्याग किया था, उनको प्राइम मिनिस्टर का बन सकती थी, मगर उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं बनूंगी। उन्होंने मनमोहन सिंह को बनाया, एक बहुत साफ छवि के आदमी थे, वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बहुत काम किया। सोनिया जी ने बैक से रह करके चीज़ों को वाच करती रही, जहाँ जहाँ गड़बड़ होता था वो बताती है भैया इसको ऐसा करो। हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी बनी, देश के अंदर भी बहुत बना, तो लोगों को और विश्वास जैसा भी कांग्रेस ही कर सकती है। 2009 में फिर बहुत अच्छे 200 से ऊपर हमारे को सीटें थी, 206 सीटें, और इनको बीजेपी वालों को 116। तो वोट परसेंटेज भी हमारी 28.55 थी और उनकी 18.55 थी। उसके बाद सरकार चली, बहुत अच्छी चली, मगर जो 91 में छोड़ दिया था इन्होंने कि नीचे अपने जो नीचे जो कार्डर होता है, नीचे जो लोग होते हैं उनको साथ लेके चलो, उनको एक ये रखो भी तुम भी पार्ट और पार्षद हो सरकार में, तुम्हारी भी उपयोगिता है कहीं ना कहीं, वो सब चीज इग्नोर करते चले गए। और चंद लोगों को ही वही एक चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, तो 4-4 5 3 बार चीफ मिनिस्टर बन रहा है। उससे क्या होता है कि जो और लोग लाइन में होते हैं वो कहते हैं यहाँ तो चांस ही नहीं है। और उससे वर्ष क्या हो गया कि एक चीफ मिनिस्टर बन गया तो वो उसका कोई बीबी किसी पोस्ट पे है, लड़का किसी पोस्ट पे है, वो किसी पोस्ट पे, वो किसी पोस्ट पे, एक डिस्ट्रिक्ट को काबू करके बैठ गए। उस डिस्ट्रिक्ट के जो और वर्कर थे जो लाइन में होते हैं, भाई मैं कभी एमएलए का इलेक्शन लड़ लूंगा, मैं कभी जिला परिषद चेयरमैन बन जाऊंगा, मैं कभी पार्टी प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, उन्होंने देखा यहाँ तो चांस ही नहीं है, वो दाएं बाएं होने शुरू हो गए। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि भाई जब तक हमारा नीचे का वर्कर, क्योंकि आम आदमी से तो जुड़ाव वर्कर ही करता है, जो ऊपर चीफ मिनिस्टर जो पावरफुल लोग होते हैं उनके पास समय भी नहीं होता, प्रैक्टिकल भी नहीं होता कि वो जुड़ाव रखें। वो एक कड़ी होते हैं बीच में, जो एक वो होते हैं, तो वो नीचे का हमारा बिल्कुल साफ हो गया, नींव हमारी बिल्कुल खत्म हो गई, खोखली हो गई, तो हमारी जो ऊपर की इमारत हो किसके सारे खड़ी रहेगी, इमारत तो खत्म हो जाएगी, जाएगी इमारत तो। वही 2014 में आगे हुआ कि 77 में जब सब कुछ हमारे खिलाफ था, सब कुछ खिलाफ था और एक नैरेटिव बन गया था कि भैया इमरजेंसी में एक्सेस हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उसके बाद ही 55 सीट पे खड़े थे। 2014 में आकर के हम 44 सीट पे खड़े रह गए, क्योंकि हर स्टेट के अंदर हमने समझौते कर लिए। जो हमारे बेसिक लोग थे उन्होंने देखा भाई ये तो समझौते करते जा रहे हैं, हमारी तो उपयोगिता ही नहीं है, तो वो मेरी अच्छी पोजीशन है पर मेरी सीट के ऊपर समझौता हो गया किसी और पार्टी से, सीट उसको मिल गई तो मैं फिर दूसरी पार्टी टिकट ले लेता हूं मैं, या मैं इंडिपेंडेंट लड़ लेता हूं मैं, और मैं जीत के आ गया तो मैं दूसरी पार्टी में चला गया। तो हमारे नींव, हमारे जो नीचे के लोग थे खत्म होते चले गए, खत्म होते चले गए। और
उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया कि भाई क्या हो रहा है नीचे, क्या नहीं हो रहा, क्योंकि ऊपर के जो चंद लोग थे ना, जो सन 80 में आए थे, उन लोगों ने ही वो पकड़ कर रखी थी। उसके बाद तो कोई है ही नहीं, वही लोग आज हैं। लगातार सेंटर आएगा चीफ मिनिस्टर यहाँ बनेंगे, वहां आएंगे चीफ मिनिस्टर वहां बनेंगे। इंदिरा जी के टाइम में क्या होता था, ये स्टेट में चीफ मिनिस्टर ए है तो बी जो चीफ मिनिस्टर, जो काउंसिल प्रेसिडेंट होता था स्टेट का, वो ऐसा होता था कि एक तो वो उसके ऊपर चेक रखता था, वो संगठन की बात चीफ मिनिस्टर बताया था इंदिरा जी को, और सरकार की बात स्टेट प्रेसिडेंट ने बताया था अजी ये गड़बड़ हो रही है, तो वो चेक रहता था। और दूसरी बात क्या थी कि दोनों बराबर के पावरफुल थे, दोनों कोशिश करते थे हमारी पार्टी खड़ी रहे। प्रेसिडेंट चाहता था कि मैं खड़ा करूंगा तो अगली बार शायद चीफ मिनिस्टर बन जाऊं मैं, चीफ मिनिस्टर सोचता था मैं पार्टी खड़ा रखूंगा तो मेरा नंबर आगे फिर दोबारा पड़ जाएगा। अब क्या हो गया कि जो बनते हैं सरकार, जो भी प्रधान बनते हैं स्टेट में, वो वहां पर या चीफ मिनिस्टर के पिट्ठू होते हैं या लीडर ऑफ अपोजिशन के पिट्ठू होते हैं। उनका अपना कोई स्टैंड नहीं होता और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता पार्टी खड़ा करने के लिए, उनका अपना कुछ भी नहीं होता। तो वो जब प्रेसिडेंट कुछ नहीं है तो पार्टी कहां से खड़ी होगी? चीफ मिनिस्टर से आदमी मिल नहीं सकता, प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है, तो वर्कर कहां जाएगा? तो हमारा जो आज ये हो रहा है कि बीजेपी तो हमारे से सीख गई, कांग्रेस से सीख गई, इंदिरा जी कैसे आई हम नहीं सीख पाए। और सबसे वर्स्ट ये है कि आज कांग्रेस को एक चीज देखनी चाहिए कि कांग्रेस की पूरे भारतवर्ष के अंदर आपके कन्याकुमारी से श्रीनगर तक हर गांव में, हर कस्बे में वोट पाएंगे, चाहे 1 पाए, चाहे 100 पाए, चाहे 1000 पाए। जबकि बीजेपी की ऐसे कितने ही वो हैं, केरल है, आपका आंध्र प्रदेश है, आपका ये तमिलनाडु है, बंगाल है, कितनी जगह है जहां पर इनकी नाम लेवा नहीं है वोटों का, मगर फिर भी मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास वर्कर की बड़ी कर्मठ टीम है और वो लगी रहती है, और ये उनको कहीं ना कहीं फीस लगा के रखते हैं। एक ये रहता है कि संघ के नाम से काम होते हैं, विकास परिषद के नाम से काम होते हैं, उसके नाम से काम होते हैं, तो वो उनको एक रहता है यार हम भी पार्ट और पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट है। मगर 91 के बाद ऐसी परिपाटी पड़ी कि संगठन नाम की चिड़िया और जो वर्कर होते थे वो सब एकदम खत्म हो गए। और आज मैं फिर कहता हूं, ये जो आज 10-5 लोग बैठे हुए हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा पर सबको पता है भाई कहाँ मध्य प्रदेश में कौन 2 लोग बैठे हैं, राजस्थान में कौन बैठा है, कोई उत्तराखंड में कौन बैठा है, ये जो 8, 10, 15 लोग बैठे हैं जो 75 प्लस के हो गए हैं सारे, उनके जाने के बाद एक नहीं जान सबको ही है, उनके जाने के बाद वैक्यूम है, और वो वैक्यूम भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में वर्कर तैयार नहीं होता, वर्कर तैयार करने में टाइम लगता है। तो मेरा आज यही कहना था कि क्योंकि मैं बिल्कुल जन्मजात कांग्रेसी हूं, मैंने कांग्रेस को बढ़ते हुए और बिगड़ते हुए देखा है, अब तकलीफ होती है कि हमारे में किसी चीज कमी नहीं है। और मैं कहता हूं कि सोनिया जी का बहुत अच्छा वो रहा, जब तक वो उनका कंट्रोल रहा, राहुल जी ने भी रखा, मगर राहुल जी जब 2019 में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं देश में घूमता रहा और ये लोग अपने लड़कों को जिताने में चक्कर में लग रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने तकलीफ पा के इस्तीफा लिया था। लोगों को सोचते थे ये ड्रामा कर रहे हैं, ये इस्तीफा वापस ले लेंगे, सब क्या क्या बातें होती थी, मगर वो आज तक स्टिक कर रहे हैं उस बात के ऊपर, क्योंकि उनको बड़ी तकलीफ हुई कि लोग तो अपने सेल्फ उसमें लगे हुए हैं, अपने परिवारों को ऊपर बढ़ाने में लगे हुए हैं, ना तो देश से मतलब ना पार्टी से मतलब है। तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है। भारतवर्ष के अंदर एक एग्जाम्पल है, केजरीवाल जी ने नवंबर 2012 में पार्टी बनाई थी, 4 महीने में 2013 फरवरी मार्च में उन्होंने चीफ मिनिस्टर बन गए थे, एकदम नई पार्टी बना करके। सोचो क्यों, वो सोचना पड़ेगा। उनके पास एकदम वर्कर फोर्स थी। मैं आपको एक बात और बताऊं बड़े पते की, जो ये रैलियां होती हैं, मीटिंग होती हैं, जुलूस होते हैं, जो स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस के हैं उन्होंने पढ़ा भी होगा कि उसके अंदर
70 से 80% लोग पढ़े लिखे या प्रबुद्ध, यानी किसान है तो वो समझदार, व्यापारी है तो वो समझदार, मतलब वो उस टाइप के लोग नहीं होंगे। एक अनजान चेहरे होंगे जो आज हमारी में है, कल दूसरी के में है, तीसरी के में है। वो पढ़े लिखे और वो प्रबुद्ध लोगों की 500 की भी मीटिंग, 500 का भी जुलूस, 500 का भी रैली, वो अनपढ़ होंगे और जो भाड़े के लाए हुए जो 10,000 लोग लाए होते हैं उन पे भारी पड़ते हैं वो। आज क्या है, आज हम भीड़ बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं, इतनी भीड़ आई है, वो भीड़ तो आज हमारे आई है, कल दूसरे के उसके पहुंच जाएगी। उनका कोई कंसर्न नहीं है। केजरीवाल के यहाँ पढ़े लिखे लोग आए थे, वो एक आदमी पढ़ा लिखा आएगा तो वो 100 लोगों को कन्विंस करेगा जाके अपनी पार्टी के लिए। और ये जो भीड़ आती है, ये तो वहां से गए और अपना काम पे लगे, इनको पता ही नहीं होता क्यों लाया गया है, क्यों आए हो, क्या बोला है, उसने कुछ नहीं बोला है। तो मैं आज इसलिए फिर कहूंगा कि आज भी यदि फरवरी मार्च में भी इलेक्शन है 2024 में, अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी जग जाएं, अपने जो लोग सोए हुए हैं, जो दाएं बाएं चले गए हैं, उनको वापस ले आएं और एक नए जोश से हम खड़े हो जाएं। तो आज भी हम यदि सरकार नहीं बना पाए तो कम से कम हम उनके पास पहुंच जाएंगे और जो ये मनमानी करते हैं पार्लियामेंट में आज, वो मनमानी पे हम रोक लगा देंगे और उस अगली बारी हम सरकार ही बना देंगे। बीजेपी ने किया 2 से 85 से 120 और 96 मोद ले ली, तो हम क्यों नहीं ले सकते? हमारा तो हर जगह वर्कर, उनका वर्कर भी नहीं है हर जगह, हमारा हर जगह वोटर है, हमारी हर जगह प्रेजेंस है, उनकी प्रेजेंस भी नहीं है। बातें और भी बहुत है, अगली वीडियो में करेंगे। तो आज मेरा यही था कि भाई कई दिन हो गए हैं, कुछ बात की जाए। मैंने बड़े जो बातें कही हैं उसे मैं स्टिक करता हूँ, जो बातें बताई हैं कोई भी गलत हो तो मैं जिम्मेवार हूँ। तो इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी हाईकमांड को भी दिन तक बात पहुंचे और अपने जो कांग्रेसी वर्कर हैं जो निराश होकर चले गए उनसे भी कहूँगा कि दोबारा से एक बार लौट आओ, फिर वही दिन आएंगे, फिर वही भारतवर्ष में काम होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।